क्वेश्चन नंबर 15 आप पढ़ें तो उस क्वेश्चन में आपसे डिमांड क्या की गई है, दिया क्या गया है वो मैं करवाऊंगी, बट डिमांड क्या की गई है उसको पकड़ते हैं। इसमें कहा गया है क्वेश्चन 15 में डेल्टा एच निकालिए अगर डेल्टा यू में लीटर एटमॉस्फेयर की यूनिट्स में दे रही हूं तो मेरे को पता है मेरे पास इक्वेशन क्या थी, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये कितना अच्छा केस है, दोनों अगर बदल दूं तो डेल्टा पी और डेल्टा वी दोनों ही चेंज हो रहे हो। जब आप बच्चों पी डेल्टा वी निकाला करते थे तो आपको पता था अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, और डेल्टा वी क्या होता था, चेंज इन वॉल्यूम। अगर किसी जगह पे आपको प्रेशर भी चेंज करके दे दिया जाए तो आप इसमें बस इतना काम करेंगे, जो इक्वेशन आपकी है दोनों ही चेंज हो रहे हैं तो डेल्टा पी को भी कंसिडर करना पड़ेगा, डेल्टा वी को भी कंसिडर करना पड़ेगा। और हम जानते हैं पीवी एक साथ चलता है, पीवी इज कांस्टेंट, तो P1 V1 और P2 V2 इस तरह से इसको लेना पड़ेगा। तो P2 V2 कितना है मेरे पास, P2 4, V2 कितना है 5, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 20। फिर मेरे को पुट करना पड़ेगा इनिशियल P1 V1, P1 V1 कितना है 6, देन आई विल कम विद दिस 14 इसमें ऐड होगा, और क्वेश्चन में लीटर एटमॉस्फेयर में मांगा था। ये क्वेश्चन अपने आप में एक टॉपिक है कि अगर P डेल्टा V की जगह पर डेल्टा P डेल्टा V पुट करना हुआ तो हाउ शुड वी गो। ऐसा नहीं करेंगे कि मैम हम पहले डेल्टा P निकाल लें, कितना है डेल्टा P है कितना, 4 में से 2 में से 4 गया, राइट, या वट एवर 4 में से 2 गया 2, डेल्टा V निकाल लें वो कितना है 2, तो आप 4 रिपोर्ट कर दो। नहीं, क्योंकि PV रन्स टुगेदर, P और V इज अ कांस्टेंट एंटिटी, तो P2 V2 माइनस P1 V1 ही आप करेंगे। तो ये अपने आप में इसको एक कैटेगरी समझिए क्वेश्चंस की। तो एक करने के बाद फिर इसमें कोई वैरायटी नहीं बचती, मैं क्या लाऊं, वैल्यू ही चेंज करूंगी। सो क्लैरिटी है सबको इसकी। अब चलिए इसके बाद चलते हैं, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इट इज मेंटल एबिलिटी। तो मेंटल एबिलिटी जो खुद को समझ आती है ना, वो उतनी बेटर किसी और से समझ नहीं आती। थोड़ा सा शब्दों के सिलेक्शन की जो है या जो चॉइस है वो वेरी कर सकती है, आप शायद बेटर वर्ड्स यूज कर पाए। धैर्य, आपके पास डीपीपी नहीं है लास्ट क्लास की तो दोनों एक सीट पे हो जाओ, इट्स बेटर। क्वेश्चन 18 अगर आप पूरा पढ़ें तो आपको लैंग्वेज में क्या ट्रिक किया हुआ है वो समझ में आए। आप ये सोचिए, ए से बी बना, कितने किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई या हीट, 24। एब्जॉर्ब प्लस का मतलब सबको पता होगा कि ये मांग रहा है सराउंडिंग से। ए और बी में किसकी एनर्जी कम होगी आपस में, ए की, बी को तो मांगनी पड़ी, तो ए की एनर्जी, और ये इसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। बी से सी बनने में 18 रिलीज हुई, तो सोचिए ए से सी बनाती तो क्या होता, 24 मांग के 18 रिलीज करी, तो ए से सी डायरेक्टली अगर मांगना भी पड़ता तो +6। जिसको मैं कॉमन सेंस और मेंटल एबिलिटी करी वो एक्चुअली वो है नहीं। जब इस तरह से बना के दो तो लगता है ये आगे आज तो नहीं आ पाएगा, अगली क्लास में आने वाला हेस लॉ है जिसको मैं अभी से आपके सामने ला रही हूँ। भाई मैं जानती हूं एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, और अब उस एनर्जी की जगह मैं एंथैल्पी यूज कर सकती हूँ। तो चेक माय स्टेटमेंट, असर्शन रीजन स्टेटमेंट 1 2 इस तरह के क्वेश्चंस में अगर मैं ये डायग्राम आपको दूं और इसके रिलेटेड 2 स्टेटमेंट देती हूँ, चेक माय स्टेटमेंट, एंथैल्पी चेंज 1 एंड एंथैल्पी चेंज 2, their algebraic sum is equals to enthalpy change 3. True everyone? एंथैल्पी चेंज 1, ये अगली जो अभी डीपीपी डिस्ट्रीब्यूट नहीं है उसके 4-5 क्वेश्चन हो रहे हैं इस वक्त। एंथैल्पी चेंज 1 and enthalpy change 2, their algebraic sum is equals to enthalpy change 3. दूसरी स्टेटमेंट, विद दिस, ये मेरा कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन है, मैं 2 क्वेश्चन डाल रही हूं। दूसरा क्वेश्चन, देयर इज अ पाथ, path 1 where I am forming A, मैं A से C बना रही हूं वाया B, I am forming A से C via B. Its enthalpy change is same if I form A से B, A से C directly. मैं A से B
पाथवे 1 चूज करती बनाने के लिए वाया बी, ए से सी डायरेक्ट कोई रिएक्शन चूज करती वाया पाथवे 2, दोनों पाथवे में एक्चुअल एंथैल्पी चेंज इज सेम. That is why enthalpy change we committed. It's a state function, not path function. आप वाया बी आए या आप डायरेक्ट आए, फाइनल माइनस इनिशियल यानी इंथैल्पी चेंज हमेशा सेम रहेगा. और यही एग्जांपल मैंने दिया था, ए से सी जाने का एक रास्ता बी के थ्रू है, एक रास्ता डायरेक्ट है. अगर दोनों की इंथैल्पी चेंज सेम ना होती तो मैंने अपने घर में एनर्जी साइकिल बना रखा था, हर एक के घर में एनर्जी साइकिल था, बिजली हम खुद बना रहे होते, ये वॉर ही ना हो रहे होते जो इतने वॉर हो रहे हैं फ्यूल के चक्कर में या लिथियम बेल्ट के चक्कर में या ऑयल के चक्कर में. सारा वॉर अगर आप देखिए पूरा वर्ल्ड जहां जहां भी वॉर है, मेनली वॉर का रीजन दिख कुछ और रहा है सारा ऑयल या फ्यूल या एनर्जी, यूरेनियम, लिथियम. हम चंद्रयान भी भेज रहे हैं ना जो चांद पे, वो सिर्फ वहां के मौसम और इंसान को बसाने के लिए नहीं, वहां ये प्रूफ मिला है यूरेनियम के चांसेस हैं बहुत. तो यूरेनियम अगर हम ले आए तो हम एनर्जी में लीड करेंगे, वो कंट्री लीड करेगी. तो एनर्जी इज द अल्टीमेट रिक्वायरमेंट. तो अगर ऐसा ना होता तो ये वॉर ही नहीं थी, कुछ नहीं था, किसी देश को दूसरे देश से मतलब ही नहीं था. वी नीड रिसोर्सेज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, एनीथिंग फ्रॉम विच आई कैन फॉर्म एनर्जी, आई कैन कन्वर्ट एनर्जी. तो एक तरह से ये बात आपको डिक्लेयर की जा चुकी, मुझे हेस लॉ पढ़ाने की जरूरत नहीं. जब मैंने ये पढ़ा दिया डेल्टा एच इज अ स्टेट फंक्शन. अब आता है क्वेश्चन, किसकी एनर्जी सबसे कम होगी. डिक्रीजिंग ऑर्डर है, बड़े से छोटा लगाना है. तो आप लोगों ने मुझे पहले ही बता दिया ए की कम. बी और सी में अगर मैं देखूं, क्या मैंने सही लिखा है? लीस्ट हीट या लीस्ट एनर्जी किसकी है? ए तो सबसे कम है, बी और सी. इससे मैं अंदाजा लगा सकती हूं ये 24 ए के बराबर है. ये कितने ए के बराबर है? 6 प्लस ए. तो ऑब्वियसली उससे आपको पता चल गया होगा कि किसकी एनर्जी कम और ज्यादा. तो ये आप लोग कर लेंगे अब इस तरह के क्वेश्चन. वन मोर क्वेश्चन, तीनों में से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल? ए बी सी, धैर्य, दोनों धैर्य. ए बी सी में से सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा? बी. एनीवन? ए. ए. अच्छा, तुमने भी बदल लिया आंसर. बी. जिसकी एनर्जी कम वो उतना ज्यादा स्टेबल. तो एनर्जी सबसे कम किसकी थी? ए की. सॉरी, फिर मैंने, अच्छा मैंने डिक्रीजिंग, कहूं मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ा तो सही रही हूं, लिखा हुआ उल्टा है. सीरियसली, चेक. ऑर्डर अब करेक्ट है? अब तो पता ही चल गया. जिसकी एंथैल्पी एनर्जी कम वो सबसे ज्यादा स्टेबल. तो ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिए आज के टेस्ट में. अब जी जी जी, ऑप्शंस में ही नहीं है. एक बार चेक करें, हमने कुछ वैल्यू वगैरह गलत नहीं करी. देखो एक बार, है हमें को यहाँ मैं कुछ भी बदल सकती हूँ. डीपीपी में एग्जैक्ट मैचिंग मैं नहीं कर पाती, समटाइम चश्मा नहीं लगाया होता तो वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है मुझसे, बट कॉन्सेप्ट पे आइएगा. चलिए, अब इसके बाद इंटीजर टाइप में पहुंचते हैं. और एक 30 क्वेश्चन मैंने करा दिया तो उसके बाद 32 भी हो जाना चाहिए जितना मेरा अंदाज है. बाकी क्वेश्चन डुएबल थे. ये क्वेश्चन आपको एक एक पूरा पूरा टॉपिक आएगा हीट कैपेसिटी, जो शायद मैं आखिरी क्लास में लूंगी. पूरा लेक्चर लगता है जो स्कूल में नहीं है. स्कूल में उतना ही है जितना आज करा रही हूं. तो एंथैल्पी के अंदर ही हीट कंटेंट पढ़ाया जाएगा. क्यूपीक्यूवी में ही क्यू से रिलेटेड एक और टर्म पढ़ाई जाएगी. अब तक मैंने क्या पढ़ा? हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, क्यूपीक्यूवी. और अब तक मैं उसी की रिलेशनशिप पे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रही थी. आखिरी चीज हीट कंटेंट पे एक और आपको बेसिक इंफॉर्मेशन में पढ़नी है. हीट कैपेसिटी शब्द बता रहा है, ये क्यूपीक्यूवी नहीं है, हीट कैपेसिटी. तो कैपेसिटी से मतलब क्या होता है कि किसी की कितनी कैपेसिटी है टू एब्जॉर्ब और टू इवॉल्व हीट. इसका सिंबल सी है, कैपिटल सी.
राइट जब हमारी एक प्रॉपर और क्लास होगी हीट कैपेसिटी पे, फिर इसके सिंबल बदलते जाएंगे, ऊपर बार भी आएगा, मतलब कुछ कुछ और आएगा, हीट कैपेसिटी पे पूरा एक लेक्चर लगेगा। अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व, अब वो इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। एक्सो एंडो इज अ सेपरेट थ्योरी। लेकिन किसी भी जगह पर हीट कितनी इन्वॉल्व है, ताकि किसी भी बॉडी का, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी कंपाउंड का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने में, यानी शुद्ध लैंग्वेज में अगर मैं देसी भाषा में बात करूं, एक आयरन का टुकड़ा ले आई, इसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने में कितनी हीट देनी पड़ेगी, या इसको 1 केल्विन ठंडा करने में इससे कितनी हीट निकलेगी। अब वो आयरन का टुकड़ा 1 ग्राम का हो, 100 ग्राम का हो, 500 ग्राम का हो, कोई परवाह नहीं, आई एम नॉट बॉदरिंग दैट। दिस इज हीट कैपेसिटी ऑफ द रेफरेंस सब्सटेंस। तो हीट कैपेसिटी क्या है, हीट इन्वॉल्व इन इंक्रीज और डिक्रीज, heat involved in increase or decrease of temperature of any substance by 1 Kelvin। इसीलिए हमेशा इसकी यूनिट में कोई मास नहीं है, कोई मोल नहीं है, किलो जूल पर केल्विन। जो भी सामान लाके दिया वो 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, 20 ग्राम है, चलेगा। यानी कि अगर 10 केल्विन इंक्रीज दे रहा हो क्वेश्चन मेरे को, तो मैं क्या करूंगी, हीट कैपेसिटी सी क्वेश्चन में आपको गिवन है, उस सी को कितना डिग्री बढ़ा रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर दो। भाई 1 डिग्री के लिए अगर 5 किलो जूल लग रहा है, तो 10 डिग्री के लिए कितना लगेगा, 50। आपसे सिंपल आज मैं एक बात पूछती हूं, अगर एल्यूमिनियम का 27 ग्राम का एक टुकड़ा मैंने आपको रखा और मैंने कहा इसकी हीट कैपेसिटी है 10 किलो जूल, इसके टेम्परेचर को मेरे को 20 केल्विन बढ़ाना है, कितनी हीट एनर्जी लगेगी, 20 × 10। भाई 1 केल्विन बढ़ाने के लिए 10 किलो जूल है, और आपको 20 केल्विन बढ़ाना है, तो 20 × 10, सिंपल यूनिटरी मेथड। हीट कैपेसिटी इससे आगे अभी मत लेके जाइएगा, स्लो स्लो विद टाइम कराती रहूंगी। तो अब यानी हीट, अब ये कौन आ गया फिर से, वही क्यूवी क्यूपी। ये तो क्यू है कि एक 27 ग्राम एल्यूमिनियम के टुकड़े को आपने इतने केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है, बताइए उसका क्यूवी कितना। अगर मैं स्पेसिफिक हीट दे रही हूं, स्पेसिफिक हीट मतलब स्पेसिफिकली 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कितना खर्चा होगा, तो आप क्या करोगे, टेम्परेचर चेंज से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये इंफॉर्मेशन सीधे इस क्वेश्चन पे लगती है, क्वेश्चन नंबर 30। पढ़ लो, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। अक्षिता कैमरा ऑन हो सके तो देख लेना बच्चा, मुझे मुझे याद रहे राइट कि कौन कौन है, मैं वरना रिलेट नहीं कर पाती कौन बच्चा था। एंड आई ट्राई टू सी स्क्रीन इन बिटवीन सो दैट मैं एक्सप्रेशन से समझ पाऊं बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन पढ़ लिया। इस क्वेश्चन में बोल रखा है आपको एक सैंपल ऑक्टेन गैस का दिया, ऑक्टेन मतलब C8H18, ठीक है। तो जब मेरे को कहा हुआ एक सैंपल है ऑक्टेन गैस का 1.14 ग्राम, उसको कंप्लीटली मैंने बॉम्ब कैलोरीमीटर में बर्न किया, यानी बॉम्ब कैलोरीमीटर है तो मैं क्यूवी की बात कर रही हूँ, बट इस क्वेश्चन में मतलब मैं तो अपनी नॉलेज के लिए कह रही हूँ कि आपको पता हो क्यूवी की बात हो रही है। आगे चलते हैं, जिसकी हीट कैपेसिटी है 5 किलो जूल पर केल्विन। 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने घटाने के लिए कितना खर्चा मांग रहा है ऑक्टेन, 5 किलो जूल। एज ए रिजल्ट ऑफ कंबशन रिएक्शन, टेम्परेचर कैलोरीमीटर का कितना बढ़ गया, 5 केल्विन। 1 केल्विन के लिए कितना था, 5 केल्विन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 25 किलो जूल। आधा क्वेश्चन तो तुमने कर ये लास्ट। तो मुझे ये पता है कि 1.14 ग्राम के लिए कुल मिला के खर्चा कितना हो रहा था, 25, वो तुम लोगों ने वैसे ही बता दिया। अब 1.14 ग्राम के लिए इतना, तो 1 मोल के लिए कितना, तो कह सकते हो ये तो मोल कॉन्सेप्ट में भी जा सकता था क्वेश्चन। अगर मेरे को पर मोल के लिए निकालनी है, तो पर मोल के लिए निकालने के लिए आप क्या करोगे, जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, मतलब मेरे को इतना दे रखा है कि ये तो उसके लिए था 1.14 के लिए, अब 1 मोल के लिए कितनी होगी निकालिए। नहीं कर रही मैं यहां मल्टीप्लाई डिवाइड, ये दिया हुआ है। हाँ एक सेकेंड, कुछ लोग हो गए हैं कंफ्यूज, कोई बात नहीं बेटा, राइट। डेल्टा यू जो है ये इसके लिए दे रखा है आई थिंक,
इतना क्लियर? अब मेरी क्लास इतनी केपेबल है, अगर 1.14 ग्राम के लिए इतना, तो एक नहीं, एक मोल नहीं, सॉरी, जो भी क्वेश्चन में मोल्स है उसके लिए कितना बात है। आपको 1.14 ग्राम के लिए दिया है, 114 ग्राम के लिए तो पूछ रहे हैं, मत घुसो मोल में, मत परेशान हो। सीधे क्या, आपको 1.14 ग्राम के लिए दिया है और आपको किस में निकालना है, एक मोल। एक मोल का मतलब क्या है, अब तो कर लेंगे, वो नीचे जाएगा, वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, अब हो जाएगा 2500। ठीक है, चलिए। तो मैंने इतनी देर में अगर देखा, बाकी के क्वेश्चन डुएबल है, आप इजीली कर सकते हैं। 31 32 के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी नहीं। हीट कैपेसिटी का मतलब लेके जाइए। चलिए, छोटी सी जो ग्लिच हुआ उसको इग्नोर करिए। हीट कैपेसिटी का क्या मतलब है सिंपल टर्म्स में। कोई भी चीज, मैं आपको एक लकड़ी का टुकड़ा दे दूं, एक पेंसिल दे दूं, एक मेटल की कोई चीज दे दूं और कहूं इसका 1 केल्विन बढ़ाने या घटाने में कितनी एनर्जी इन्वॉल्व होगी, हीट इन्वॉल्व होगी, दैट्स इट। कोई मास मैंने स्पेसिफाई नहीं किया। आएगा मास स्पेसिफाई किया जाने वाला काम भी, वो होगा एक प्रॉपर पूरे लेक्चर में, जिस लेक्चर का नाम होगा हीट कैपेसिटी। थर्मोकेमिस्ट्री मतलब जितना भी थर्मोडायनेमिक्स अभी तक मैं पढ़ के आई हूं, वो सारा का सारा किसी रिएक्शन पे अगर मुझे लगाना हो तो उस ब्रांच को कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। इसी को पढ़ने के लिए थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ा। एंड रिएक्शन मींस रिएक्टेंट इज गिविंग प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत थोड़ी सी थ्योरी है, थोड़े से नोट्स हैं, बना लेंगे तो आपके लिए सीधे आप डीपीपी पे शिफ्ट कर सकते हैं। एक बार लिखने से याद हो जाते हैं बस, और कुछ खास नहीं करना पड़ेगा इसमें। नोट्स, इसमें कोई थ्योरी नहीं पूछ सकता आपसे। ये सबको पता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में कैसे निकालूंगी, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट। अब दो प्रोडक्ट्स होंगे, तीन रिएक्टेंट्स होंगे, तो सबका एल्जेब्रिक सम करेंगे। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्लस और माइनस, एंडो मींस प्लस, एक्सो मींस माइनस। और कहीं पर एंथैल्पी चेंज जीरो भी हो सकता है, उसके एग्जांपल मैं लेके आऊंगी, बी प्रिपेयर्ड। डेल्टा एच कैन बी जीरो, लास्ट क्लासेस में किए ऐसे केसेस जिनके डेल्टा एच जो है जीरो थे। तो ये मेरे पास इंफॉर्मेशन थी जो मेरे को लगानी है अपने आने वाले थर्मोकेमिस्ट्री पे। आखिर किसी रिएक्शन का डेल्टा एच किस बात पे डिपेंड करता है, कम होगा, ज्यादा होगा, जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा। आखिर रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज क्या मैं खुद से कुछ गेस कर सकती हूँ, या उससे कुछ इन्फ्रेंस, कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकती हूँ? यस। तो मैं स्लो स्लो बोलती जा रही हूं, आप नोट करते जाइए, ये कहीं नहीं मिलेगा, इवन बुकलेट में भी। पिछले वाली स्लाइड में क्या था, लो करो साथ साथ, सॉरी, ऊपर जो इसके ऊपर क्या था, पुरानी इंफॉर्मेशन थी एक्सो एंडो, उसमें क्या करना है, कोई जरूरत नहीं है। यहां से आपको थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करनी है, नोट करनी कि भाई क्या हर रिएक्शन, सेम रिएक्शन जो दिख रहा है उसकी एंथैल्पी सेम होगी? कुछ भी रिएक्शन को लेके आपसे गलतियां होंगी, एक्चुअली ये उसका कलेक्शन किया है मैंने। ये टॉपिक एज सच नहीं है, बट आने वाले क्वेश्चन में ये गलतियां, तो मैंने सोचा इसको फैक्टर्स बना के डाल दो। किन किन फैक्टर्स पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिसाइड होगी? फिजिकल स्टेट, आप दोनों रिएक्शन पहले लिख लिए आपने। दोनों रिएक्शन में अगर मैं देखूं वाटर बन रहा है बच्चों, पीछे सबसे पीछे बैठे हुए बच्चों से इसलिए पूछ रही हूँ कि मेरे को विजिबिलिटी चेक करनी है, हो पा रही है कि नहीं, हो रही है। तो क्या दोनों में कोई फर्क है? यस, फिजिकल स्टेट का। ये दोनों गैसेस हैं, लेकिन यहां जो बनने वाला वाटर है वो लिक्विड है, यहां बनने वाला वाटर जो है गैस है। फर्स्ट पॉइंट नोट हो गया हो तो कृपया सुने और समझें। ये ना बुक्स में मिलने वाला, ये हमारी सालों की मेहनत है कि कैसे 5 मिनट में गलतियों की लिस्ट बनवा दूं। सुनिए अब पेन छोड़ के। लिक्विड वाटर जब बन रहा है तो कितनी एंथैल्पी रिलीज हो रही है, 285। लेकिन स्टीम जब बन रही है तो 241। कम क्यों? दोनों में वाटर बन रहा है, फाइनल इनिशियल स्टेट दोनों में मेरे को तो सेम सी दिख रही है। कम क्यों? क्या हुआ उस बाकी एनर्जी का, किधर गई एनर्जी, डिस्ट्रॉय कैसे कर दी? यानी कोई शिमला में बैठ के वाटर बना रहा है तो उसका तो निकल रही है 285, और कोई चंडीगढ़ में बैठ के बना रहा है लेकिन बस वो लिक्विड की जगह स्टीम है तो उसकी एनर्जी 241, ये तो डिस्ट्रॉय हो गई। नो, लिक्विड से गैस जब कन्वर्ट होता है वो भी तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, वो कुछ तो एनर्जी मांगेगा। वाटर अपने आप थोड़ी स्टीम बना लेता है। तो वाटर अगर स्टीम बना रहा है तो इंटरनली उसने खर्चा किया, 285 में से थोड़ा सा शेयर उठा के यूज कर लिया।
तो अगली क्लासेस में आने वाले क्वेश्चन है इसकी वैल्यू पूछेंगे। मैं अभी से इस लायक बना रही हूं, आप इसकी वैल्यू अभी खड़े खड़े मेरे को दे सकते। तो वो चलिए हेस लॉ की हेडिंग में आएगा, सब आएगा, बड़ा बेसिक मेंटल एबिलिटी है वो भी। सो पॉइंट इज फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट विल डिसाइड दिस। प्रभु आते हो, नेचर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। देखना, पहले देखना फिर लिखेंगे क्या फर्क है रिएक्शन में दोनों में। अमोनिया बनने में अगर इतनी एंथैल्पी रिलीज हुई, वही अमोनिया डिकम्पोज होने में उतनी ही एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। जब बी से ए गया और वापस तुम ए से बी लाते हो, एनर्जी इन्वॉल्वमेंट शुड बी सेम। नाउ यू कैन नोट इट। फिर मैं अगली 3 और फैक्टर्स पे जाऊं। आगे ये दोनों फैक्टर्स, यानी नेचर ऑफ रिएक्शन। नेचर ऑफ रिएक्शन मतलब आपका रिएक्शन मतलब रिवर्स हो रहा है, तो वैल्यू प्लस की माइनस या माइनस की प्लस हो जाएगी, कीपिंग एवरी अदर थिंग सेम। ये ध्यान रखना है, बाकी सारी चीजें सेम रखी हैं मैंने, इवन बैलेंसिंग भी। ठीक है। सो ये हो गए मेरे 2 फैक्टर जो किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी कोट करते वक्त, उसके बारे में कोई थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते वक्त आपको ध्यान रखना है। गलतियां यही 5-6 कराएंगे जो आपको लिस्ट देगी, और आज ही अभी अभी देख ही लेंगे गलतियां हम। सो नेक्स्ट नोट करो इसको पूरा। मैंने आपको दिखाया वाटर लिक्विड बन रहा है कि स्टीम, वो भी डिसाइड कर रहा है। अब आप जिस कार्बन को कंबस्ट कर रहे हो वो डायमंड है या ग्रेफाइट। कंबशन में कौन सी एनर्जी रिलीज होती है? लास्ट क्लास में मैंने कहा था जब कंबशन होगा, किसी चीज को जलाओगे, उसकी एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव है। उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है कंबशन में, वही निकलती है। डायनामाइट एक अच्छा बॉम्ब है, वो एक्सप्लोड करता है, डायनामाइट से बॉम्ब बनता है। हमें लैंड माइंस बनानी है, हमें पहाड़ों को खोद के रास्ता बनाना है, तो वी यूज डायनामाइट। तो डायनामाइट कंपाउंड के अंदर इतनी एनर्जी होती है, आप उसको मौका दो वो इतना बड़ा ब्लास्ट करता है। तो जिसके अंदर जितनी ज्यादा एनर्जी होगी कंबशन में, वो उतनी ही एनर्जी रिलीज कर देगा, क्योंकि कोई चीज एनर्जी क्रिएट नहीं कर पा रही है। आई होप आई मेड दिस थिंग वेरी क्लियर। सो उस हिसाब से डायमंड का कंबशन करोगे तो इतनी एनर्जी, कार्बन का ग्रेफाइट का करोगे तो इतनी एनर्जी। माय क्वेश्चन, दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? अपनी कम, वो तो खत्म ही हो गया। जब वो एनर्जी रिलीज कर रहा है कहां से? अंदर से ना। तो डायमंड के अंदर कितनी एनर्जी थी? 395। ग्रेफाइट के अंदर कितनी एनर्जी थी? 393। किसकी एनर्जी कम? ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल है, वो बचपन से चला हुआ माइंडसेट, डायमंड्स आर फॉरएवर हाईली स्टेबल, आग में गिर जाएं तो भी कुछ नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 12th क्लास में एक चैप्टर आएगा केमिकल काइनेटिक्स, रिएक्शन की स्पीड, उसमें आपको पता चलेगा। आप +1 में, उसमें लिखी जाएगी ये बात, आप +1 में पढ़ के आए हैं ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल है। तो सारा डायमंड फाइनली ग्रेफाइट में, नेचर में कन्वर्ट होना चाहिए। नेचर इज फेवरिंग लो एनर्जी, यस होगा, बट इसका रेट इतना स्लो है, इट टेक millions of years to decompose diamond into graphite. That's why the statement is diamonds are forever. ये मिलियन ईयर लगा देगा डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट होने में। थर्मोडायनेमिक्स इन्हीं सवालों का जवाब देती है। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? अब कोई मिलियन ईयर तक जिंदा तो है नहीं देखने के लिए। तो थर्मोडायनेमिक्स ने बताया यस डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट होगा। काइनेटिक्स ने आके बताया तुम नहीं देख पाओगे क्योंकि इट विल टेक इनफाइनाइट ईयर्स। तो ऐसे एक एक सवाल के जवाब के लिए एक एक चैप्टर मिलेगा आपको। सो ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। डायमंड इज हार्डेस्ट, इसको कटिंग टूल के लिए यूज करते हैं, स्पेसशिप्स जो जाती हैं उसके विंडो पैन्स के लिए यूज करते हैं, फेयर, बट इट डज नॉट मीन इट इज मोर स्टेबल देन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। क्लियर है एवरीवन? अपना तो बचा नहीं ना बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया वो तो। अगर मैं कहती आधा डायमंड बचा है तब, या कुछ बचा है, मतलब ये एरो इधर आ गया, ये एरो इधर नहीं जा रहा, वापस नहीं जा रहा, तो डायमंड इज फिनिश्ड। अब डायनामाइट से तुम ब्लास्ट करवाते हो, तो डायनामाइट की अंदर की एनर्जी तो पूरी कंबशन में निकल गई ना। जो राख में बची, धुएं में निकली, वो अलग है, वो तो वेस्टेज है, बट उसकी सारी एनर्जी निकल गई। तो ये एक बड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है टू एग्री। आप लोगों का दिल नहीं मानता इसको, बस जिसके अंदर जितनी एनर्जी है वो उतनी ही रिलीज करेगा। एक्सप्लोजिव्स वो होते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन TNT।
वन ऑफ द मेजर एक्सप्लोजिव, खैर आगे 12th में पढ़ेंगे। उसकी खुद की इतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी है, वो खुद इतना ज्यादा हाईली एनर्जेटिक है कि वो एक्सप्लोड करता है। ठीक है, अंदर एनर्जी है, तभी कोई क्रिएट कर पाता होता तो बात ही खत्म थी। सो नेचर कहता है डायमंड किस में कन्वर्ट होगा? ग्रेफाइट में। यस, 12th क्लास विल टेल मी इट टेक्स लॉट ऑफ इयर्स, तो आप देख नहीं पाएंगे। चौथा पॉइंट भी मैं मानती हूं, हमने नोट कर लिया, दिस एंड दिस बैलेंसिंग बदली तो इंथैल्पी बदली। लास्ट 6 और 3 के चक्कर में कहीं कॉन्सेप्ट ना मेरा उड़ जाए, वो समझिए। अगर आपने बैलेंसिंग बदली तो रिएक्शन की, आर थर्मोकेमिस्ट्री चल रही है, रिएक्शन की इंथैल्पी बदली, राइट? यहां पर मुझे पहले वाले रिएक्शन में पता लग रहा है, तुमने 2 मोल अमोनिया बनाए तो उससे इतनी एनर्जी निकलेगी, लेकिन अगर तुमने 4 मोल बनाए तो उससे इतनी एनर्जी निकलेगी। यानी ऑब्वियसली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं ये, समान ज्यादा तो वैल्यू ज्यादा। तो इसीलिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन is an extensive property, depends on matter. Here is the proof. आपसे जहां जहां गलतियां होनी है उसी की लिस्ट है। तो इन फैक्टर्स को मैं मान रही हूं हम नोट कर चुके हैं। लास्ट, conditions like constant volume and constant pressure, we have done enough lecture on this point. qp qv कभी कभार ही सेम होता है, कोई एक बड़ी वैल्यू होती है, कोई एक छोटी वैल्यू होती है, तो वो भी एंथैल्पी टाइप हीट कंटेंट की बात करें, इनकी वैल्यू भी फर्क होती है। इस पर तो पूरी डीपीपी डेडिकेट हो गई, नो मोर डिस्कशन। सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, ऑफ कोर्स जितनी ज्यादा सॉल्यूशन उतना ज्यादा मटेरियल, उतना ही ज्यादा डेल्टा एच। इस साल मैं इसका एग्जांपल ले नहीं सकती, नेक्स्ट ईयर्स में आएगा, बिकॉज सॉल्यूशन चैप्टर अभी आपके पास है नहीं, आपको सॉल्यूशन पता ही नहीं है क्या होता है। टेम्परेचर, ये 7th वाला पॉइंट नोट करना और मुझे बताना समझ आ रहा है क्या है। 5th 6th 7th नोट तीनों करने हैं। 7th वाला ऑब्वियसली इसके इक्वेशन हीट कैपेसिटी वाली क्लास में आएंगे, बट क्या इक्वेशन समझ आ रही है मैं क्या क्या निकाल सकती हूँ? एक ही रिएक्शन को टेम्परेचर बदल बदल के तुमने किया तो उसका एंथैल्पी चेंज अलग अलग होगा, और उनका रेशो सीपी के बराबर होगा, डेल्टा सीपी, दैट इज हीट कैपेसिटी। इट मींस टेम्परेचर भी इंथैल्पी वैल्यू को कंट्रोल करता है। एक रिएक्शन तुम 0 डिग्री पे कर रहे हो और एक रिएक्शन तुम 25 डिग्री पे कर रहे हो, सब कुछ सेम है जी, बैलेंसिंग, फिजिकल स्टेट, उल्टा सीधा कुछ नहीं छेड़ा मैंने, फिर भी इंथैल्पी बदलेगी क्योंकि आपने क्या बदल दिया? टेम्परेचर। अभी इतनी ही थ्योरी लेके चलिए, किरचॉफ के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अंडरस्टैंड, मेरे से इसमें पूछोगे क्या, वो सुनते हैं और समझते हैं कि आपसे इसमें क्या पूछा जाएगा। सबसे पहली चीज, आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पता होना चाहिए। भाई एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो मेरे को पता है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपके सामने 4 रिएक्शंस शो करती हूँ और मैं कहती हूं मैंने बात करनी है जी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की, ये रहे 4 रिएक्शन। पहला रिएक्शन है कंबशन, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ एंथैल्पी ऑफ कंबशन? बिकॉज रिएक्शन इज कंबशन। दूसरा रिएक्शन है जो मेरे सामने हो रहा है यहाँ, न्यूट्रलाइजेशन, एसिड और बेस को मिला रही हूँ, तो उस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को क्या मैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोल सकती हूँ? यस। तीसरा मेरे पास है, मैं वाटर बना रही हूँ, मैं बेंजीन बना रही हूँ, या मैं इथेनॉल बना रही हूँ, तो उस रिएक्शन की एंथैल्पी को क्या मैं बोल सकती हूँ? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कोई चीज बन रही है, किसी एक में देखूंगी चौथा रिएक्शन एक ही टाइप का बॉन्ड टूट रहा है, तो उसको शायद मैं बोल सकती हूँ एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। यानी रिएक्शन के नाम से ही अब एंथैल्पी के टाइप्स मैंने पढ़ने हैं, एंथैल्पी वैसे पूरा हो गया। तो अगर उस हिसाब से चलूं, जब जब अब एंथैल्पी की स्टैंडर्ड बात होगी, स्टैंडर्ड कंडीशंस, तब तब हम स्टैंडर्ड कंडीशंस अंडरस्टूड लेंगे। आपको पता है प्रेशर इज 1 बार, टेम्परेचर इज ईदर 298, ये मोल कॉन्सेप्ट वाला नहीं है, टेम्परेचर इज 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्मोडायनेमिक कैलकुलेशन इन्हीं कंडीशंस में, स्टैंडर्ड कंडीशंस को मान के ली जाती है। तो अब से हम जो भी साइन यूज करेंगे उसके ऊपर अगर नॉट लगा है, नॉट मींस, तो मेरे से पूछना मत एनआरटी लगाना है, टी नहीं दिया मैम, नहीं दूंगी अब टी।
क्योंकि नॉट लगा दूंगी एंथैल्पी के ऊपर। एंथैल्पी के ऊपर नॉट लगाने का मतलब क्या है? टेम्परेचर इज 25। और अगर आप मेरे से पूछोगे प्रेशर दो, सॉरी, प्रेशर कितना है? 1 बार। 1 बार इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। अप्रोक्सीमेटली, मैं बार बार याद दिला दूं। सो नॉट दिया तो यानी अब मेरे क्वेश्चन छोटे होते जाएंगे, वो प्रेशर वो टेम्परेचर उड़ जाएगा, अब नॉट आ जाएगा। सो यानी टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज पढ़नी है ये क्लास, अगली क्लास पूरी इसी पे जाएगी, टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज। एंथैल्पी ऑफ कंबशन पूरा बता चुकी, लेकिन अब इसमें सारे ट्रिकी क्वेश्चन पूछने हैं मेरे को। आप कहां गलती कर सकते हैं? कहीं पर भी 1 मोल किसी चीज का जल रहा है उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ये सबस्क्रिप्ट, मैंने पहले ही कहा था सारा चैप्टर सबस्क्रिप्ट पे है। दिस नॉट मीन्स स्टैंडर्ड कंडीशन, दिस सी मीन्स ओनली एंड ओनली कंबशन। तो अगर अब मैं आपको कहूं बेंजीन का कंबशन, सॉरी अगली स्लाइड पे करेंगे, कर ही रखा है ऑलरेडी, यहां रुकते हैं। तो पहले तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन का क्या मतलब है, प्लीज फोकस। किसी भी चीज का 1 मोल, 1 मोल क्यों, 2 क्यों नहीं? मैंने क्यों 1 मोल लिखा है? क्योंकि यूनिट क्या चलनी है? किलो जूल पर मोल। तुम 5 मोल बर्न कर रहे हो और मैंने पूछा एंथैल्पी की यूनिट दीजिए, एसआई। एसआई स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? पर मोल। 5 बर्न करने के बाद भी तुम्हें पर मोल करने के लिए डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। भी 5 मोल से 100 निकली है तो 1 मोल से कितनी निकली होगी? यही था लास्ट क्लास में एक मिस्टेक, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले क्वेश्चन में हुई थी, जिसमें ए बी सी डी सारे आंसर आ रहे थे, बिकॉज तब तक ये क्लियर नहीं था हमको। तो बड़ी इंटेंगल्ड है सारे टॉपिक्स। सो यहां पर इतना क्लियर हुआ सबको? अच्छा, कंबशन की एंथैल्पी ऑलरेडी 10 टाइम्स टोल्ड टू यू, कंबशन की एंथैल्पी जो है हमेशा हमेशा नेगेटिव होती है। जैसे कि ये मैंने बेंजीन का कंबशन दिखा दिया, कोई जरूरत नहीं इस कंबशन को नोट करने की। अगर इंफॉर्मेशन नोट करनी ही है किसी को तो ये करे, जो बहुत बार बात होगी, तो ये एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं पर कंबशन होता दिख रहा है और एंथैल्पी पॉजिटिव है, इट्स अ प्रिंट मिस्टेक? नो। कुछ यहां से आपका शुरू हो गया प्रॉपर जेई नीट का हिस्सा हो गया, आज की एनसीईआरटी बेसिक, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। अगर कहीं पर किसी वजह से पार्शियल कंबशन हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन, उसकी हमेशा उल्टी बात होती है, उल्टा वो पॉजिटिव है। अगर आप इनकम्प्लीट कंबशन देखते हैं, अब वो धीरे धीरे आपको आदत पड़ेगी, हमें कैसे पता चलेगा इनकम्प्लीट है कि कंप्लीट है? इट विल टेक टाइम। जैसे कार्बन का ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बनना, आपको बचपन में बता दिया ये इनकम्प्लीट कंबशन है तो आपको याद है। कंप्लीट कंबशन होगा तो क्या बनेगा? CO2। तो कार्बन का कंबशन टू लीड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सोथर्मिक, बट कार्बन का कंबशन टू लीड कार्बन मोनोऑक्साइड कैन नॉट बी एक्सोथर्मिक। कहने को तो दोनों ही कंबशन है, यस, बट इनकम्प्लीट कंबशन कभी एक्सोथर्मिक नहीं होगा, वो उल्टा मेरी एनर्जी खाता है। तभी तो कहते हैं जो चूल्हा, अगर आपको पढ़ाया गया होगा 9th-10th में, उसमें सूटी फ्लेम आ रही है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो उल्टा आपका फ्यूल वेस्ट कर रहा है। क्यों वेस्ट कर रहा है? वो खुद ही खाए जा रहा है फ्यूल को, वो प्रोड्यूस क्या करेगा माधव? वो खुद ही खाए जा रहा है फ्यूल को, उसने प्रोड्यूस थोड़ी करना है। सो अब आपके सामने एक केस मैंने लिया इनकम्प्लीट कंबशन का, चेक भी नहीं पता NO, मुझे पता है NO2 भी बनता है, उसके बाद NO2 आता तो मैं बोलती जी कंप्लीट कंबशन हो गया। अगले चैप्टर्स तक आपको पता चल जाएगा आप कैसे ढूंढो ऑक्सीडेशन स्टेट पे। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर है +2 और मैक्सिमम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो चुकी है थी। +5 पे जब चला जाएगा ना चार्ज, तब बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अभी तुम्हें ये नहीं पता, नेक्स्ट चैप्टर हमने रिडॉक्स उठाना है, वहां यही पता करना है। तो अभी तो सिर्फ कलेक्ट कर रहे हैं डाटा को। इसको अगर आप देखें, व्हाई दिस इज पॉजिटिव, जब मैं पढ़ा रही हूं आपको कंबशन, कंबशन को ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। क्लास 10th में क्या बता के भेजा गया ऑक्सीडेशन को लेके? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। मैं कह रही हूं ये फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन है, एम आई राइट? ये कंबशन है और ऑक्सीडेशन है, कंप्लीट है, मैंने ये भी बता दिया आपको। आपको नहीं पता, मैंने बता दिया दिस इज कंप्लीट। फिर भी ये एंडोथर्मिक क्यों है? आपकी स्टेटमेंट गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। क्योंकि कोई बताएगा इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है ज्यादा? फ्लोरीन। फ्लोरीन
किस पे फ्लोरीन पे कौन आके, मेरा टारगेट ये है कंबशन किसका कर रही हूं मैं, जिसको O2 से रिएक्ट करा रही हूँ, यही चल रहा है ना इतनी देर से। फ्लोरीन, फ्लोरीन पे कौन आके जुड़ रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन के आगे, नो। ये इकलौता ऐसा केस है जहां ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं बन पाया, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव बना हाइड्रोजन जैसे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वाज रिडक्शन, क्लास 10th। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो रिडक्शन ओनली इन दिस केस। ये कहां से तुम्हारा ऑक्सीडेशन है, ये तो रिडक्शन है। जब ऑक्सीडेशन ही नहीं है, हाउ इट कैन बी कंबशन। और जब ये कंबशन नहीं है, तुम कैसे कह सकते हो इसकी एंथैल्पी नेगेटिव होगी। ये वो केसेस हैं जो हमें लगता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ले, एक ही लाइन की डेफिनेशन है, 1 मोल किसी चीज का कंबस्ट कर दो, इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, आगे बढ़ जाओ। नहीं, तो यहां मैं ऐसी कोई थ्योरी नहीं ला रही। अब क्लास 4 चैप्टर करने का इस लायक हो चुकी है कि छोटी छोटी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन पॉइंटर्स को लिखने की जरूरत है जहां हम गलत हो सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। सो F is not oxidized here, it is reduced. Since it is reduced, this reaction is not combustion. Since this reaction is not combustion, its enthalpy can never be negative. I cannot claim it has to be negative. Done? तो यहां पे कौन सी एंथैल्पी खत्म की मैंने, कंबशन। चेक करती हूं क्या हम लोग कंबशन को उस तरह से समझ पाए जैसे समझना चाहिए था, या मैं समझा पाई, तो वो पकड़ते हैं। यहां तक किसी को डाउट हो तो बता दीजिएगा। अब मेरा क्वेश्चन आगे क्या आने वाला है, डीपीपी। Calculate enthalpy of combustion of ethanol, combustion of methane, combustion of benzene, combustion of H2। आगे उससे पहले वो अब आप क्वेश्चन नहीं कर सकते तब तक जब तक आप पहला फ्रेज ना समझे। तो व्हाट डू यू मीन बाय कंबशन ऑफ इथेनॉल, चेक। ये आपकी डीपीपी का ही क्वेश्चन है। पहले तो मैं इथेनॉल लिख लूं, क्या मेरी क्लास को इथेनॉल आता है, ये लिख रहे हैं मेरे साथ साथ। इथेनॉल पता है मेरी क्लास को? हाँ जी, पिछली स्लाइड मैंने देखा आगे वाले बच्चों ने तो लिख ली थी, आपकी रह गई थी क्विक। अच्छा, पूरी रह गई थी। ओके ओके, करो भाई नोट, ये तो इतनी कीमती है, ये तो तुम्हें सीधे ऑब्जेक्टिव में मिलने वाली है, ये बुकलेट में भी नहीं कवर कर पाते हम। ये तो इम्प्रॉम्प्टू चीजें जो याद आती जाती हैं, लिखते जाते हैं सालों दर साल। प्लीज एक लाइन भी इसकी मत मिस करना। चलिए, कंबशन ऑफ इथेनॉल। अगर मेरे को इथेनॉल का कंबशन करना है, सिया मैंने कभी बताया है क्लास में, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंबशन जब करते हैं तो उससे बाय प्रोडक्ट क्या बनते हैं, बताया तो है, बट फिर भी तुमसे निकलवाना चाहूंगी। क्यों माधव? CO2 और तो मेरी क्लास में थोड़ा जोर से बोले, मेरी आवाज से तेज आवाज आए ना, उस दिन मैं मानूंगी आइडियल क्लासरूम हो गया मेरा। सारों की नहीं, लड़कियों की। 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं, बैलेंस इट क्विकली। और जब मैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल की बात कर रही हूं, यूनिट होगी किलोजूल पर मोल। तो इथेनॉल का एक ही मोल रहना चाहिए, आप इसको नहीं बदलोगे, बिकॉज इसकी रिपोर्ट होगी पर मोल। O2 के आगे चलो 3 लगा दिया, उधर 2 2 3, चेक भाई, कहीं से आया तो मैंने पकड़ लिया। 3/2 कर दूं, एक इधर भी तो है, वो उसको भी गिनो। तीनों की हो गई जो लिखा है, H2 की भी बना लो, फिर फॉर्मेलिटी खत्म करो। इसमें बेंजीन के आगे 15/2 आया, क्या आया ऑक्सीजन के आगे, सॉरी, हाँ ऑक्सीजन के आगे 15/2। नहीं, ऑक्सीजन के आगे क्या है, तो ये तो कर लेंगे, मैं लिखूं तो नहीं, H2 की लिख देती हूँ। H2 plus O2 gives H2O, help me in balancing। गलती से भी इधर नहीं कुछ करेंगे, 1 मोल H2 का कंबशन है, कि मैं यहाँ 2 कर दूं, यहाँ ये कर दूं, वहां वो कर दूं, कर सकते थे वो भी बैलेंसिंग में, कि इधर भी 2 कर दिया उधर भी 2 कर दिया, नॉट अलाउड। जिसका कंबशन है उसकी रिपोर्ट होगी पर मोल। अगर पर मोल रिपोर्ट होगी तो आप H2 को नहीं कर सकते। गुड सेज एनीथिंग? H2O2 सुन नहीं पाई मैं, H2O2। हाँ अच्छा, तुम कह रहे हो H2O2 भी तो हो सकता है, नहीं, कंप्लीट कंबशन में नहीं हो सकता। H2O2 इज नॉट कंप्लीट कंबशन, वो एक अलग ही चीज, राइट आएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड लेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है, इसकी हर चीज से बची हुई हूं मैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड।
पूरे बॉन्डिंग में मैं डरती रही, कोई ना कोई ले आएगा H2O2 भी, बता दो क्या हाइब्रिडाइजेशन, क्या स्ट्रक्चर। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जेई का और नीट का। ये एक चैप्टर है हाइड्रोजन चैप्टर, राइट? वो डिलीट किया गया अभी अभी, और उसके टुकड़े बाकी जगहों पे फैला दिए गए हैं। तो H2O2 का आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट मैंने वॉल्यूम स्ट्रेंथ कराई थी, इफ यू रिमेंबर। हर चैप्टर में उसका एक एक हिस्सा डिवाइड हो चुका है। H2O2 का स्ट्रक्चर, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती ही नहीं है। मैंने ड्रैगोज रूल नहीं लिया क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में। देर आर फ्यू केसेस जिसमें हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट ही नहीं करते ऑर्बिटल, वो भी चुपचाप। और मैं पूरे बॉन्डिंग में डरती रही, कोई ना कोई तो किताब उठा के ले आएगा, मैम ये क्या है, ये H2O2 आ गया, H2S आ गया, या कुछ भी आ गया, PH3 आ गया, कुछ ऐसे केसेस हैं। राइट टाइम राइट चैप्टर के लिए रखे हुए हैं। तो H2O2 पे बहुत लंबा डिटेल आना है गुरसहज, वहां लेंगे, ठीक है? कैसे बनता है, क्या यूज है, बहुत पॉपुलर पार्ट है ये। बहुत सुना होगा कैलोरीज, राइट? जो थोड़ा भी फिटनेस कॉन्शियस लोग हैं वो दिन रात कैलोरीज की कैलकुलेशन में रहते हैं, और हमारी एज के तो और कोई काम ही नहीं करते, सिर्फ कैलोरी काउंट लगाए रखते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? कैलोरीफिक वैल्यू किसी भी फूड, कुछ नोट करना रह गया था क्या बालकों? हो गया ना? कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? किसी भी फ्यूल और फूड, फूड भी ह्यूमन बॉडी के लिए फ्यूल है। इसीलिए अगर मैं फूड ना भी लिखती तो भी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स आर फ्यूल फॉर ह्यूमन बॉडी और फॉर एनी एनिमल बॉडी। तो फ्यूल ही है। सम फ्यूल आर यूज टू रन द बॉडी, अदर फ्यूल्स आर यूज टू मे बी रन ऑटोमोबाइल्स, ठीक है? सो बात करेंगे इसके बारे में। कैलोरीफिक वैल्यू कोई ऐसा यूनिट क्लेम नहीं कर रही मैं यहाँ। कैलोरीफिक वैल्यू अक्सर कैसे निकाली जाती है? किसी भी फ्यूल का 1 ग्राम, किसी भी फ्यूल का 1 ग्राम जलाने में, जलाना मतलब कंबशन, कंबशन में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। बेसिक नॉलेज, डे टू डे नॉलेज, सबसे अच्छा फ्यूल कौन सा है? पेट्रोल, ओके। और कौन कौन से फ्यूल्स हैं वैसे, चलो पेट्रोल के अलावा? रॉकेट फ्यूल। हाँ, रॉकेट फ्यूल में वैसे होता क्या है, मतलब क्या चीज डालते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, फ्यूल सेल। क्लास 12th में इसका पूरा कंस्ट्रक्शन वर्किंग सब आएगी, इसकी एफिशिएंसी वगैरह सब आएगी, बात करेंगे। रॉकेट फ्यूल इज वन ऑफ द बेस्ट फ्यूल। अच्छा, कोई मुझे कहे मेरे को रॉकेट में एक बहुत, रॉकेट फ्यूल की रिक्वायरमेंट क्या होती है? एनर्जी खूब ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा कर सके। और भी रिक्वायरमेंट है कि वो कभी डिस्चार्ज ना हो, वो कभी खत्म ना हो, इस तरह की। और एक रॉकेट के स्ट्रक्चर, उसकी बॉडी या उसके कंस्ट्रक्शन में किन चीजों को ध्यान रखते हैं? या गाड़ी, सबसे अच्छी गाड़ी, वेट, हल्का, जितना हल्का हो सके। तो हम, अगर मेरे को रॉकेट ऊपर भेजना है, मुझे उसको बहुत लाइट करना है। सेम गोज फॉर एयरक्राफ्ट ऑल्सो, मुझे उसको लाइट रखना है, हल्का रखना है। तो फ्यूल का ही वजन मैंने बढ़ा दिया तो मैं और तो क्या ही कर पाऊंगी। तो फ्यूल ढूंढने में सबसे बड़ी चीज ज्यादा एनर्जी नहीं है, 1 ग्राम में ज्यादा एनर्जी, हल्का भी हो साथ में, गुड फ्यूल की बात हो रही है। सिर्फ फ्यूल की बात होती, भाई किस किस को आप फ्यूल की तरह यूज कर सकते हो? हर वो चीज जिसकी एनर्जी ज्यादा है रिलीज। लकड़ी सबसे पुराना फ्यूल, खाना लकड़ियों पे पकता था, क्यों बंद कर दिया? पोल्यूशन वगैरह, लीव इट। और कोई रीजन है? यस, इतनी सारी लकड़ी लगती है, वो थोड़ी सी एनर्जी में एलपीजी उसमें बहुत जरा सी में काम चल जाता है। अगर मैं एक बारी को पोल्यूशन और पेड़ कटने की सीरियसनेस को इग्नोर भी कर दूं, only chemically if I talk about why wood is not good fuel although it is cheaply available, because पर ग्राम वाला खेल है सारा। 2 किलो लकड़ी में उतना नहीं एनर्जी निकलेगी जितनी शायद 100 ग्राम मीथेन में निकल जाए। सो पर ग्राम से, एक्चुअली खाने का भी यही है, फैट और कार्बोहाइड्रेट का पर ग्राम। सो किसी भी फूड और फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू आप किससे निकालते हैं? पर ग्राम से, 1 ग्राम से। नाउ कॉमनली यूनिट ये चलता है, कैलोरी पर ग्राम। और ऐसा यूनिट आप जानते हैं जूल में है, तो मैंने किलो जूल कर दिया क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू आने वाली है। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन इन स्कूल पेपर्स। ये आपकी डीपीपी में है, ढूंढने में ना टाइम वेस्ट करें, सिर्फ समझे। डीपीपी एनसीईआरटी कहीं ना कहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, एक आधी वैल्यू इधर उधर कर देंगे बस। एक गैस का सिलेंडर जो आपके घर में आता है, एलपीजी,
उसके अंदर आपने कहीं ना कहीं क्लास 9-10 में पढ़ा है, लगभग 12 किलो या 11 किलो 11.2 केजी 11.4 केजी के आसपास मिलता है ब्यूटेन। तो मैंने आपको कह दिया मेरे पास जो सिलेंडर है वो इतने केजी ब्यूटेन रखा हुआ है उसके अंदर, उसके कंबशन से ही मेरे को हीट मिलनी है, मेरे को ये भी पता चल गया। एक फैमिली की रिक्वायरमेंट रोज की है 15,000 किलो जूल फॉर कुकिंग। वो सिलेंडर कितने दिन चलेगा? एक महीना, एक महीने से ज्यादा, 20 दिन, 27 दिन, 30 दिन, वटेवर, ये निकालना है। अगर इस रिएक्शन की एंथैल्पी आपको गिवन है, मैंने माइनस नहीं दिया, तो वो प्रिंट इशू नहीं मानेंगे। मैं सिर्फ चेक करना चाहूंगी, किसको पता है कंबशन के आगे तो माइनस लगना जायज, ऑल्दो हमें देना चाहिए फेयर। आप कंप्लेन कर सकते हैं कि आपने हमें कंफ्यूज किया, फेयर, इट इज डन पर्पसली, है गलती वो, ये भी मैं मानती हूँ, हर जगह दिया जाता है नेगेटिव, सिर्फ मैं अगर कहीं डीपीपी टेस्ट में ना दूं, इट इज टू चेक आपको याद है कि नहीं, बस पर्पस ये रहेगा। सो ये मेरे पास है। अब अगर बच्चों मेरे को ये दे रखा है, आप मेरे को देख के बता सकते हैं कितने मोल की है ये? एक मोल ब्यूटेन में कितनी एनर्जी निकालने की ताकत है? 2658। यहां मैंने कितने मोल दे रखा है, निकाल सकते हैं? निकालते हैं मोल्स। मैंने ग्राम में कन्वर्ट किया इसको, 11.2 केजी को मैंने ग्राम में कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाय ब्यूटेन का मोलर मास। अब ब्यूटेन क्या है? C4, वो भी निकाल लेंगे बच्चे। नंबर ऑफ मोल्स इतने आ गए, एक मोल से इतनी एनर्जी, तो इतने मोल से कितनी एनर्जी, आप खुद कैलकुलेट करने लायक है। आ गई एनर्जी उस सिलेंडर से कितनी मिलने वाली है। रोज कितनी खर्च करनी है मेरे को? 15,000, 20,000, 30,000, जो भी दे रखी हो, डिवाइड करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा कितने दिन। इस क्वेश्चन को अब ढूंढिए डीपीपी 4 में कहां है, कौन सा नंबर है भी कि नहीं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूं, देखिए सभी लोग, बातें नहीं, इसी डीपीपी का क्वेश्चन 12th पढ़ो बस, सब्जेक्टिव ऑफ कोर्स। क्वेश्चन 12th में मेरे से पूछा है कौन से फ्यूल की एफिशिएंसी ज्यादा है। दोनों का एक एक ग्राम का निकाल लेंगे, अगर एक एक मोल का दिया है तो लोकेश निकाल लेंगे दोनों का। देखिए मीथेन के 16 ग्राम से 890, तो 1 ग्राम से कितना निकाल लिया। ऐसे ही ईथेन के भी 30 ग्राम से कितना है, 1559, तो उसके 1 ग्राम से कितना होगा, निकाल लिया। आजू बाजू ही है दोनों, तो 1 ग्राम मीथेन से ज्यादा एनर्जी मिल रही है एज कंपेयर टू 1 ग्राम ईथेन, इसलिए अच्छा फ्यूल कौन सा, मीथेन। फॉर्मेशन किसको कहते हैं? इन शॉर्ट, किसी भी चीज के एक मोल बनने को, लेकिन उसमें काफी कंडीशंस लगने वाली हैं, किसी भी चीज के एक मोल बनने को, उस प्रोसेस में जो एंथैल्पी लगी, खर्च हुई या रिलीज हुई, उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। बट इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट सिंपल। वो कंपाउंड अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में हो, मुझे नहीं पता स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, बस यही आगे चलना है अब कि क्या होता है स्टैंडर्ड स्टेट, वो अगली स्लाइड पे, बट पहले डेफिनेशन समझते हैं। कोई भी कंपाउंड अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में अगर आप बना रहे हो, इज फॉर्म्ड from their constituent elements, that too in standard state। एलिमेंट्स भी अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में हो और उससे बनने वाला कंपाउंड भी अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में हो। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, उस रिएक्शन को बोलते हैं, भाई फॉर्मेशन हो रही है किसी चीज की और 1 मोल की हो रही है, तो उसको क्या बोलूंगी, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे बेंजीन अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में लिक्विड है, बेंजीन अपनी स्टैंडर्ड, इसे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बेंजीन अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में लिक्विड है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री पे, स्टैंडर्ड स्टेट वही थी ना, शायद आपको याद हो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से अगर बने, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या हैं, कार्बन, और कार्बन की मोस्ट स्टेबल स्टेट को हम स्टैंडर्ड स्टेट मानते हैं। कौन सी है कार्बन की स्टेट? डायमंड की ग्रेफाइट? ग्रेफाइट। यहां डायमंड हुआ तो फंसेंगे, वो गलत होगा, तो यहां क्या लिखूं, ग्रेफाइट। हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, H2, दैट टू गैस। इसको कहूंगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन, ऑफ कोर्स विद बैलेंसिंग।
बैलेंसिंग के बिना तो गलत ही हो जाएगा ना, यहां 6 और यहां 3। इस पे सबसे पॉपुलर, इजी और ट्रिकी क्वेश्चन, इनमें से कौन सा करेक्ट है अगर मेरे को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिपोर्ट करनी है? आ रहा है मेरी अगली स्लाइड पे क्वेश्चन। आप बताएंगे कौन सा एक्चुअली में सही इक्वेशन है टू चेक विच इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इन विच एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज रिपोर्टेड। जी, अमोनिया की करनी है। अमोनिया इज गैस, ये हम आपको दे रहे हैं, आप नहीं दोगे ये तो, आप हमें बताना है आपको। जो चीज बन रही है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बच्चों, वो पर मोल होनी चाहिए। अब मुझे बताइए, बैलेंसिंग बैलेंसिंग हो गई है? क्या ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है? क्या दिक्कत है अगर नहीं कह रहे हैं कोई तो? सॉरी, ये क्या हो रहा है? ये तो 2 मोल हो गया, तो गलत हो गई, तो 1 मोल की कराओ। तो यहां पर मेरे को 1 मोल करना है, तो मैं अब उधर अंडरस्टूड है, क्या करूंगी मैं? इधर करूंगी हाफ, इधर करूंगी 3/2 NO3 की। नेचर में नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है वो मैंने बता दिया ऊपर वाले इक्वेशन के थ्रू, N2। और ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है? O2। रहा बैलेंसिंग का काम, कर लोगे? तो इसके आगे तो लगा दूं हाफ, इसके आगे 3/2 कर दूं। यस, और ये दोनों गैसेस होंगी ऑफ कोर्स, ये भी। तो इस तरह से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिपोर्ट की जाती है। 1 मोल उसका रहेगा जिसकी रिपोर्ट हो रही है। क्लियर? तो इस पे एक दो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्या ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO3 है? तेजस, अविचल, विवान, क्या क्या ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO3 है जो मैंने दिया है? इज इट मैचिंग? विवान बताओ, अविचल, तेजस, है? हाँ बोलो बोलो। यस, ये गलत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से नहीं बन रहा है ये। NO इज अ कंपाउंड, NO कैन नेवर बी अ, ऑब्वियसली कैन नेवर बी एन एलिमेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनता हो, किसी कंपाउंड से नहीं। सो NO+O2, रॉन्ग। N2+O2 होता, उसकी बैलेंसिंग होती, तब NO3। पिछली स्लाइड पे बनवा के आई हूं मैं, ऐसे ही नहीं पूछा मैंने, बनवाने के बाद पूछा। तो जो अटेंटिव नहीं है ना, हो जाए। सॉरी, इन तीनों में से कौन सी सही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर है? ये क्यों गलत है? 2 मोल सरासर गलत है। ये क्यों गलत है फिर? गैस, स्टैंडर्ड कंडीशन में वाटर इज लिक्विड, ये सही है। ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बड़े बड़े टेस्ट में बीच में घुस जाते हैं। जब आप थर्मो पढ़ रहे हो, पास्टर देख रहे हो, बड़ा आसान आया हुआ है। लेकिन जब आप इतने सारे चैप्टर्स को कंपाइल करते हैं और ये कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, उस वक्त नहीं ध्यान रहता। स्क्रीन पे आप जेई जब दे रहे हो या नीट दे रहे हो, इतनी बड़ी कॉपी क्वेश्चंस की मिल जाती है। लिक्विड और गैस भी तो देखना था, बाकी सब तो दिख ही रहा था। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स है जो आपसे शायद गलती हो, मैं उसी को कवर अप कर रही हूँ। अब वो स्टैंडर्ड स्टेट क्या था मुझे ये नहीं समझ आ रहा। अब तक जो कहे जा रही हूं आप माने जा रहे। स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंट्स की क्या होती हैं पहले तो वो, और अगले क्वेश्चंस में कराऊं उसके लिए एक स्टेटमेंट। किसी भी एलिमेंट की चेक फॉर एनी एलिमेंट्री सब्सटेंस लाइक N2, लाइक Cl2, Br2, कार्बन, ऑफ कोर्स ग्रेफाइट की बात हो रही है। कोई भी एलिमेंट्री सब्सटेंस जिसमें सिर्फ उसके अपने एटम होते हैं, उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को 0 मान लिया गया है एक स्केल पे। ये एक इंफॉर्मेशन है, क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर रही? क्यों मैम? नहीं, अभी थोड़ा जल्दी है। लेकिन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में एक इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है। ऐसा मान लिया गया कि मेरा एक्सप्लेनेशन है, किताबों में नहीं मिलेगा। कि हम ये मान लेते हैं जब अर्थ बनी होगी, ये चीजें तब से ही बनी हुई है, तो इनके बनने में कोई एंथैल्पी चेंज हम एज्यूम नहीं कर रहे।
समथिंग लाइक दैट मस्ट हैव हैपेंड, जिसकी वजह से इनको जीरो मान लिया। किसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को जीरो माना? O2 गैस। अगर कभी ये बनती दिखती है आपको, इसका एंथैल्पी चेंज क्या लोगे? जीरो। ऐसे आयोडीन सॉलिड, ब्रोमीन लिक्विड, कार्बन ग्रेफाइट, H2 गैस, सल्फर की कई आगे 12th में आप पढ़ेंगे, कई फॉर्म्स होती हैं, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, राइट? जैसे डायमंड ग्रेफाइट कार्बन का है, वैसे ही सल्फर की भी एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। फॉस्फोरस की भी 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। ब्लैक फॉस्फोरस, प्रोटॉन। प्रोटॉन अगर कहीं बन रहा है, उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी जीरो लेंगे। ये हैं स्टैंडर्ड स्टेट्स। स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा क्या एज्यूम की जाती है? जीरो। द मोमेंट वी स्टार्टेड दिस चैप्टर वी सेड ओनली वन थिंग, यहां आपको जीरो बहुत परेशान करेंगे। किस